हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना, 21 फरवरी को जो साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखें। ठीक है, ये एमसीक्यू 80 होते हैं, उसमें से आपको 40 बनाना होता है। उधर 30 सवाल होता है सब्जेक्टिव, उसमें 15 बनाना होता है। टाइम मिलता है आपको 2 घंटा 45 मिनट। 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, विषय कोड 112। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ कोडिंग रहता है आपका। ठीक है, और एक पहचान कैसे है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का नंबर एक लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवालों की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, जो लोग सुन लीजिए, जो लोग अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो केवल एक वीडियो देख के जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा आप भी मार्क्स ला सकते हैं। करना क्या है, केवल वीडियो को 2-3 बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख लेना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, और हूबहू सवाल टकराएगा, लड़ेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल किस धातु से बना होता है, पहला नंबर सवाल का सिलिकॉन से। ठीक है, अगला देखिए दूसरा सवाल, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए थे, किस में जोड़ेंगे हम लोग। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो पासर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, चौथा का सवाल, तो प्रिज्म से। ठीक है, अगला देखिए, प्रिज्म से जब हम लोग व्हाइट लाइट पास करवाते हैं ना तो 7 कलर में स्क्रीन पे प्राप्त होता है। उसका कलर क्या है, भिप गयोर, VIBG गयोर, YOR, 7 कलर हो गया रेनबो। ठीक है, ध्यान देना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला जा रहा है पांचवा सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किस दर्पण का लेंस का उपयोग होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब देना है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगला सवाल है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है, 7वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 7 नंबर का जवाब दीजिए, तो 1.36। ठीक है, आगे बढ़िए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखना है, इसलिए लेंस, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। 8 नंबर सवाल का जवाब, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, कौन सा नंबर, 9 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, कराए प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितना होती है, आवृत्ति कितना हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का ऐसा तक हर्ट्ज, HZ। ठीक है, 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो आपको बताना है। 10 नंबर, तो सभी जगह बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, अगला देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, तो प्रिज्म अभी बताया था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, 7 कलर हम लोग को प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12वां, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का झुकाव ज्यादा होता है, तो मैंने अभी बताया था। ठीक है, भिप गयोर, तो इसका झुकाव ज्यादा होगा वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट बोलो तो बैगनी का। 12 नंबर सवाल का जवाब डी हो गया। ठीक है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताना है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो ये 2 होते हैं। कितना होते हैं, 2 होते हैं लेंस में, दर्पण में 1 ही होता है। आगे बढ़िए, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, कौन सा लेंस हम लोग कहते हैं, बाहर की ओर उभरा हुआ है ना। 14 नंबर सवाल का सी हो गया उत्तल। उत्तल में से उठा हुआ इस तरह उभरा हो। ठीक है, अवतल में धंसा हुआ इस तरह होगा। ठीक है,
क्लियर। इस तरह से अवतल दर्पण होता है। ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं डॉक्टरी सहायता में? 15 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो अवतल दर्पण, ठीक है। आगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। सबका 2 ही है, ठीक है। चलिए 17वां नंबर सवाल देखते हैं। 17वां नंबर सवाल कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सत्रह नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहा जा रहा है बिजली के फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है? 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? करा जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत रोधी कहते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब ए हो गया, ठीक है। 19 नंबर देखिए। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर मापते हैं हम लोग, किससे मापते हैं? 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पीछे बताया था मैंने वोल्ट मीटर से, है ना। विभवांतर को वोल्ट मीटर से और विद्युत धारा को एमीटर से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए 20 नंबर का किसका अर्थ जल होता है ना, पूछा जा रहा है। जल में हाइड्रो होता है, ठीक है। अगला देखिए 21 नंबर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? 21 नंबर सवाल का, तो वो भी बढ़ता है, ठीक है। और अगर ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? 22 नंबर सवाल प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है? 22 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक ना। आगे देखिए 23 नंबर का रहा मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो परितारी का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं 24वां सवाल हम लोग आते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? 24 नंबर का रहा स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है, कैसे रहता है, वो बताना है। 24 नंबर सवाल का जवाब। तो विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट होता है। विद्युत धारा में जो है ना चार्ज गति में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 25वां नंबर, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें, है ना। 25 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो दूर की वस्तुओं को, ठीक है। दूरदृष्टि वाली आंखों दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है, ठीक है। निकट वाला नहीं दिखता। अगला कह रहा है 26 नंबर तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण बताइए। तालाब का पानी जो है ना कम गहरा दिखता है, क्या कारण है? अपवर्तन है, ठीक है। उसी तरह गलास का क्या है? गलास है आपके पास, कांच का गलास, उसमें पानी रख के पेंसिल रखिएगा तो तिरछा दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सिक्का भी थोड़ा झुका हुआ दिखता है, किसके कारण उठा हुआ दिखता है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? ठीक है, नीला और हरा मिलेगा तो कैसा रंग प्राप्त होगा? 27 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो सयान बनेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर बोला जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है विद्युत नहीं, 28 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। 28 नंबर का जवाब दीजिए। तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता पूछे नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र पूछे, टेस्ला, तस्ला नहीं टेस्ला। 29 नंबर सवाल देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र पास पास है तो क्या बताता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। 29 नंबर सवाल का जवाब क्षेत्र का मान बताता है। आगे देखिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और एक जरूरी बात है, सुन लीजिए, जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और
साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लेक्चर का लाभ उठा सके, ठीक है, अगर किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाया। साथ ही साथ 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है साइंस का, प्लेलिस्ट में जाकर टाइप करना है क्लास साइंस क्लास 10th, ठीक है, नहीं तो विज्ञान कक्षा 10। क्लियर, देख लेना, तीनों वीडियो देख कर जाइएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट है। 31 सवाल, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 दिखाई दे रहा है। 31 का सवाल का जवाब तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहा जा रहा है 32 नंबर का रहा, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहा जाता है। 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सामान्य लवण, कॉमन साल्ट बोलते हैं, हम लोग वही खाते हैं डेली, है ना, आयोडीन युक्त नमक कॉमन साल्ट होता है। अगला देखिए 33 नंबर, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, किसने किया था, नाम बताना है 33 नंबर का। तो वोहलर ने, किसने किया था, वोहलर ने, ठीक है। 34 नंबर सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है और क्या बनाता है। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो एथाइन बनाता है, क्या बनाता है, एथाइन। अगला देखिए, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल 36 नंबर देखते हैं, करा निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। बार बार आता है, मैंने बताया टिप्स की, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोड है आपका। तो बताइए अधिक क्रियाशील कौन है, जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, अधिक। 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कॉपर। अगला देखिए कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 37 नंबर का जवाब दीजिए। तो 6 होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। आगे देखिए अगला सवाल 38 नंबर है। 38 नंबर क्या कह रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा है, ठीक है, किसका योगदान रहा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया, आपको बताना है सही ऑप्शन। तो मेडलिफ का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसको कहा जाता है, मोसले साहब को, ठीक है। मोसले ने जो है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था, मेडलिफ साहब ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया था, ठीक है। मेडलिफ के अकॉर्डिंग जो है पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, क्लियर। और ये जो है ना आधुनिक आवर्त सारणी में यही फॉलो होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। 39 का बी हो गया, ठीक है। अगला 40 देखते हैं, कह रहा है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, ये बताना है। 40 नंबर सवाल का जवाब पीला होता है, कैसा होता है, पीला। अगला सवाल 41 नंबर देखिए, कह रहा है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। VVI सवाल है, एकदम बार बार पूछा जाता है। 41 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को निकालकर कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। आगे देखिए निम्न में से कौन सा चाकू से काटा जा सकता है, किस को हम लोग चाकू से, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। 42 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो लिथियम को, ठीक है, लिथियम सोडियम ये सबको काटा जाता है। सिनेमार किसका अयस्क है, बताना है आपको। 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो Hg का, Hg माना पारा का, ठीक है, मरकरी का। अगला सवाल देखिए 44 नंबर पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, बताना है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। 44 का जवाब दीजिए। तो अपचयन में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो एनोडीकरण कहलाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का परत चढ़ाएंगे तो एनोडीकरण, जस्ता का गैल्वेनाइजेशन। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। निम्न में कौन ऑक्सीकारक है, इंपोर्टेंट है। 46 नंबर सवाल का आपको जवाब देना है।
तो कौन सा निम्न में कौन ऑक्सीकारक है 46 नंबर का जवाब देना है। तो H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए अगला कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, 47 नंबर का जवाब देना है। तो C2H2, ठीक है, मीथीन क्या बोलेंगे, C2H4 को इथेन इथीन बोलेंगे, मीथीन, ठीक है, डबल हो रहा है। तो अगला देखिए किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2n², क्या होती है, 2n², ठीक है, 48 का बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 49 का, सारा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डाई मिथाइल ईथर C2H6 वो होता है इसका फार्मूला। इसका आईपीएससी नेम पूछा जा रहा है। आईपीएससी नेम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए डाई मिथाइल ईथर का आईपीएससी नेम क्या है, 49 नंबर सवाल का आपको जवाब देना है। तो मिथॉक्सी मीथेन। आगे देखिए मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था। मैंने बताया था मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। पूछा जा रहा है मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था। 50 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 7 पर किए थे, ठीक है। आगे कह रहा है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। 51 नंबर सवाल कह रहा है ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीन है। 51 पूछा जा रहा है ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। 51 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो एक हार्मोन है, ऑक्सीन एक क्या है, हार्मोन है। इस तरह 51 सवाल हमने इंपॉर्टेंट किया। अब सब्जेक्टिव सवाल को कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव सवाल भी लिखना पड़ता है। आपको कितना लिखना है वो समझते जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान देना है आपको, प्यार से समझते जाना है चीजों को। देखिए खंड ब है ना, सेक्शन बी भौतिकी फिजिक्स का सवाल है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 8 तक पूछा जाता है, 4 का जवाब देना है। 4 दूना 8 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। प्रत्येक के लिए 2 अंक, 4 ही क्वेश्चन बनाना है फिजिक्स से। समझिए आगे। पहला है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। रेलवे सिग्नल होता है, लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सुनिएगा, साइंटिफिक ही नहीं बोलना है कि लाल अच्छा लगता है, नहीं, साइंटिफिक लॉजिक से आपको आंसर देना है। तो सुनिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, छोटा सा लिखा हूँ आंसर। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके विचलन डेविएशन कम होता है, जिसके कारण धुएं घना कोहरा में भी लाल रंग साफ साफ दिखाई देता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसे लिखना है, इसको आपको रट्टा मार लेना है और कुछ नहीं करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण बताइए। तो बहुत सारे कारण है, निम्न कारण है। पहला है इसका उच्च अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसका मतलब कि जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह हवा या अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक धीमा हो जाता है, अपनी दिशा बदल लेता है। लॉजिक देना है, पॉइंट ध्यान में रखना है, उच्च अपवर्तनांक। दूसरा है विशेष आकार होता है। हीरे के विशेष आकार में काटा जाता है ताकि प्रकाश से अधिक किरणें हीरे के अंदर प्रवेश कर सके और बार बार परावर्तित हो सके, जिसके कारण उसके अंदर चमक होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपको क्रांतिक कोण, पॉइंट पे मार्क्स देता है। हीरे के अंदर एक निश्चित कोण होता है जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश इस कोण से अधिक कोण पर हीरे के अंदरूनी सतह पर टकराता है तो वह बाहर नहीं निकलता है, बल्कि हीरे के अंदर ही परावर्तित हो जाता है। यही मेन कारण है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा। मैंने सारा सवाल करवाऊंगा, ठीक है। फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। फ्यूज के तार के निम्न विशेषताएं प्रमुख क्या है। फ्यूज निम्न गलनांक वाले पतले टीन लट्टित कॉपर तार की छोटी लंबाई एक सुरक्षा युक्ति है जो पिघल जाता है और परिपथ को भंग कर देता है, और सारे इम्प्लीमेंट्स जो लगे होते हैं, ठीक, टीवी कूलर ये सब को बचा देता है। तो ये बॉडीगार्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब अतिभारण होता है धारा बढ़ जाती है और फ्यूज की तार काफी तप्त कर देती है, क्योंकि फ्यूज का तार का गलनांक कॉपर की तार की अपेक्षा काफी कम होता है। फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है, यानी आगे करंट नहीं जाएगा, तो टीवी कूलर फ्रिज आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। तीसरा बात क्या है, फ्यूज तार का उचित मोटाई होना चाहिए जो
अधिकतम धारा पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग घरेलू वायरिंग सुरक्षा वहन कर सकती है। ठीक है, हाँ उसमें जो फ्यूज लगाया जाता है ना, पतला तार, इन्हें के मोटा तार लगा दिए तो वो टूटे ही नहीं। ठीक है, खुद को गोली मार लेता है लेकिन रक्षा कर लेता है। आगे चौथा नंबर का रहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखिए। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, अपने हाथ की तर्जनी, ठीक है, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली और अंगूठों को इस पर फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंब हो। ठीक है, और सुनिए, अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को ओर इशारा करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिशा को बतलाएगी। सुनिएगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब, अगर तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा, तब मध्यमा जो होगा ना चालक में प्रेरित विद्युत धारा के दिशा को बताएगा। ठीक है, ऐसी लिखिएगा, इसका गलती लिख देता है सब डेफिनेशन नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कह रहा है पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। तो सुनिए, पशुओं के गोबर तथा जैव अपशिष्ट से जैव गैस बनाने के बहुत सारे लाभ हैं। पहला कह रहा है जैव गैस बिना धुएं जलती है, जिस कारण वातावरण दूषित नहीं होता है। जैव गैस का ऊष्मीय मान उच्च होता है। जैव गैस संयंत्र में जैव गैस निकलने के बाद शेष बची सैलरी में नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिक अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि इसमें अपशिष्टों के निपटाने की एक सुरक्षित विधि मिल जाती है। छठा सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है, ऐसा ही जहाँ साइंस में नहीं लिखना होता है, छोटा छोटा 2-2 3-3 लाइन का आंसर होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं किया जाता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, पूरा में करंट सेम जाता है, जिसके कारण एक फ्यूज होगा ना तो सब टाइम टाइम फिक्स हो जाए, इसी कारण नहीं करते हम लोग, समांतर क्रम करते हैं घरेलू वायरिंग जो होता है। ठीक है, और शादी विवाह में जो बत्ती लगाया जाता है टिम टिम करने वाला भूक भूकिया, वो भी कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ श्रेणी संयोजन नहीं जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम श्रेणी क्रम पर जोड़ते हैं तुल्य धारा कम होती जाती है, जिस कारण बल्बों की रोशनी कम होती जाती है। ठीक है, सातवां देखिए, कह रहा है पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे। यह ऊर्जा नवीकरणीय के योग स्रोत है, जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है ना, पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी बोलते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, यह प्रदूषण रहित है, कोई प्रदूषण नहीं होता है इससे। पवन चक्की एक बार लगाने के बाद लागत तथा ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम खर्च पड़ता है इसीलिए। इसी तरह एकदम हूबहू आपको कॉपी में सजा के लिखना है। ठीक ना, आगे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो महासागरों में ज्वार भाटे पानी पर चढ़ने और गिरने से अर्जित को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली उत्पादन में इसका किया जाता है। आगे देखिए, थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं, कह रहा है विद्युत उत्पादन के लिए सागर के किसी संरचना एक बांध बनाया जाता है। उच्च और निम्न ज्वार के संकीर्ण क्षेत्र में जल बांध के अंदर उससे बाहर जाता रहता है। इस पर जल बांध के दीवारों पर लगी टरबाइन को घुमाता है, जिसके दौरान जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है, परंतु इस प्रकार में विद्युत का उत्पादन बहुत कम होता है। लघु उत्तरीय देख लिए हम लोग, लघु उत्तरीय कितना सवाल था, 8, 4 बनाना रहेगा वहां पे, यहाँ मैंने पूरा बताया। अब लॉन्ग आंसर सवाल देखते हैं फिजिक्स का, 9, 10 2 सवाल है, एक बनाना है, 6 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किरण आरेख की मदद से उत्तल अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है, मुख्य फोकस को समझाना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहाँ डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चित्र ये में दिख रहा है, चित्र आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए चित्र ये वाला ये है, ठीक है, और ये वाला बी है। ठीक है, दोनों में उत्तल और अवतल लेंस में दिखाया गया है। ठीक है, फोकस को। चलिए अब पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चित्र ए में उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती हुई किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, F1 दिख रहा है यहाँ पे, F1 ये F1 हो गया। ठीक है, आगे उसी प्रकार फिगर 2 में जो है
किसी अवतल लेंस से मुख अक्ष के निश्चित F1 दिशा में आती आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर इसे F1 अवतल लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम को बना लेना है आपको। अब देखिए आगे थोड़ा सा और विस्तार करते हैं क्योंकि 6 मार्क्स का है ना, इसलिए लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम मुख F1 की दूरी लेंस की प्रथम मुख फोकस दूरी कहलाता है। चित्र OF1 दिखाया गया है, ठीक है। लेंस का प्रथम फोकस दूरी F1 है। यदि प्रकाश किसी उत्तल प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है तो लेंस से अवतल प्रधान अक्ष से दूसरी निश्चित बिंदु होकर जाती है। चित्र ए में दिखाया गया है। इस बिंदु को उस उत्तल लेंस की द्वितीय मुख फोकस F2 कहा जाता है। एक बार अच्छे से आपको लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा लंबा होता है, 6 नंबर का है तो लंबा लिखिएगा नहीं। दोनों डायग्राम बनाना है, 4 डायग्राम है। इस प्रकार यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वे लेंस से अपवर्तित होकर अपसारित हो जाती है। चित्र बी में दिखाया गया। यदि इन अपवर्तित किरणों के पीछे की ओर बढ़ाए हुए लेंस के उस ओर जिधर किरणें आपतित हुए मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F2 पर मिलती है, एक दर्शक लेंस के अपसारी किरणें F2 आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। इस तरह पूरा आपको इतना लिखना है। देखिए एक बार मैं स्लाइड कर लेता हूँ। दीर्घ उत्तरीय 6 मार्क्स का है तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, ज्यादा बार बार पूछा जाता है। 6 मार्क्स लिखा हुआ है। 9-10 में कोई एक बनाना है। डायनमो क्या है, इसके सिद्धांत, इसके क्रिया और स्वच्छ चित्र बनाना। तो देखिए डायनमो, ऐसा डायनमो जिससे दिश धारा प्राप्त होती है DC डायनमो कहलाता है। दिश धारा डायनमो की बनावट लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के ही जैसा होता है, लेकिन अंतर से इतना होता है कि आर्मेचर के छोरों पर एक ही वलय के आधे आधे भाग अलग अलग ढके रहते हैं। देखिए कैसा रहता है, इस तरह से। ये हो गया आपका विद्युत मोटर। क्या हो गया जी, ये आपका हो गया विद्युत मोटर। देखिए मैंने घेर दिया, ठीक है। आगे देखिए, आधे घूर्णन R1 खंड धनात्मक ध्रुव होता है। R1 दिख रहा है आपको। आगे कह रहा है तब बरस B1 के संपर्क में रहता है। घूर्णन के क्रम में R1 ऋणात्मक बन जाता है तो इसका संपर्क B2 बरस से हो जाता है। B1 बरस B1 के संपर्क में R1 खंड से हो जाता है। इस तरह बरस B1 जो है धनात्मक तथा बरस B2 ऋणात्मक विभव पर बने रहते हैं। ऐसा रहने पर जो है आर्मेचर के धारा की दिशा बदलने पर बाह्य परिपथ की धारा हमेशा एक ही दिशा में रहती है जो शून्य से अधिकतम मान के बीच बदलता है। अतः ऐसे डायनमो से DC धारा प्राप्त होती है। इतना आपको लिखना है। देखिए एक बार मैं स्लाइड कर देता हूँ अच्छे से, धीरे धीरे इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम केमिस्ट्री में चलते हैं। फिजिक्स देख लिए। फिजिक्स के सवालों को मैंने इजी वे में करके बता दिया आपको। चलिए अब केमिस्ट्री में देखते हैं। 11 से 18, 11 से 18 8 सवाल है, 4 आपको बनाना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। चलिए 11वां नंबर सवाल कर रहा है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया कर रहा है, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के जलीय विलयन परस्पर मिश्रित करने पर विलयन से एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपित पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट जो है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, BaCl2 एक्वस है, Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन जो वाटर में घुल जाए, बनेगा 2NaCl और BaSO4 सॉलिड। यही श्वेत अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल 12वां करा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन यौगिक KiO3 Ki का उपयोग कर घेंघा की बीमारी से बचा जाए। यही कारण है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है 13वां नंबर। मनुष्य के उदर में, उदर मतलब पेट, स्त्रावित होने वाले HCl अम्ल के कार्य पद्धति का वर्णन करना है आपको, ठीक है। देखिए कह रहा है HCl आमाशय में उपस्थित सक्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए जीवाणुओं को खत्म कर देता है, जिससे खाना आसानी से पच जाता है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखना है, उदाहरण देना है। यहाँ पे लिखना है आपको संतृप्त, छूट गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के चारों संयोजक एकल बंधन द्वारा संतुष्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त। असंतृप्त क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधन नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें आएगा आपका अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। असंतृप्त में अल्कीन और अल्काइन, असंतृप्त में अल्केन आता है। अगला दूसरा देखिए, ऐसी लिखना है टेबल बनाकर आपको जब भी अंतर पूछे। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। देखो इसे अल्केन कहते हैं, अभी मैंने बताया है ना, इसे अल्केन कहते हैं। इसमें द्विबंध वाले एल्कीन और त्रिबंध वाले एल्काइन होते हैं। सिंगल बॉन्ड तो एन लगाएंगे, है ना, अल्केन। डबल बॉन्ड इन, अल्कीन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आइन, अल्काइन, ठीक है। आगे चलिए 15वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी देना है। देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग प्यार से, देखो मगर प्यार से। कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला कार्बन को ऑक्सीजन की वजह जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 CO2, ठीक है। एस में सॉलिड, ओ में गैस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है H2+O2 H2O। अब देखिए अगला सवाल, सिरका क्या है, इसका उपयोग बताइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को विनेगर कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग अचार बनाने में इसके रक्षक के रूप में करता है, अचार खराब नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, यही सब सवाल देखने को आपको मिलेगा। एस्टरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। समीकरण जरूर लिखना है, ठीक है। देखिए एस्टरीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं। जैसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एसिटिक बनाते हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल CH3COO। इन प्रेजेंस ऑफ H2O रिएक्शन करवाएंगे तो एथिल एसीटेट और जल मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। पहले जल निकाल दीजिएगा, जो बच गया वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था क्या है। तो वैसे क्षेत्र जहाँ जल अपर्याप्त होते हैं, बारिश की कमी होती है, वहां सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत में अधिकतम सिंचाई वर्षा के जल और बारिश से होती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होते हैं वहाँ वर्षा के जल संरक्षण का उसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। इस संरक्षित जल को खेतों में पानी के फुवारे और बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है, इसलिए इसे विधि को ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। जहाँ पे पौधा है ना वहीं पे पानी केवल पौधा के जड़ों में डाला जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए अब दीर्घ उत्तरीय सवाल करा 19-20 दो सवाल है, एक का जवाब देना है, 5 नंबर मिलेंगे। फिजिक्स में 6 था, यहाँ 5 ही दे रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। 19वां सवाल कह रहा है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ समझाइए, समझिए। कह रहा है एक ही विभिन्न तत्वों के दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होते हैं। अणु परमाणुओं के साथ बांधकर रखने वाले बल को रासायनिक बल कहते हैं। अतः वह रासायनिक बल जो किसी अणु परमाणु को एक साथ बांध कर रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। जल्दी में यहाँ तक भी लिख सकते हैं यहाँ से कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखती है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होता है, ठीक है, वैद्युत सहसंयोजक या आयनिक बंधन और एक होता है सहसंयोजक बंधन, ठीक है। आगे आएगा, देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं पहला हम लोग। वैद्युत संयोजक बंधन आयनिक, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा जो बंधन बनता है उसको आयनिक, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण इस प्रकार होता है कि बनाया गया अणु अकेले गैस अस्थायी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। आयनिक बंधन इसलिए कहलाता है कि वह विपरीत आवेशित आयनों भी रासायनिक बंधन होता है। जैसे NaCl में क्या होगा, NaCl में रासायनिक बंधन होता है, ठीक है।
देखिए सोडियम एक धातु है जबकि क्लोरीन अधातु है। सोडियम धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लूज करेगा, ठीक है। और क्लोरीन परमाणु सोडियम Na+ बन जाएगा, ठीक है। देखिए सोडियम 11 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने से वृद्धि होती है। अब बच गया 2 8, सोडियम आयन बच गया सोडियम परमाणु से, ठीक है। अगला दूसरा बंधन मैंने अभी बताया था सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, साझेदारी करता है। वहां कंप्लीट ट्रांसफर था, एक दूसरे को दे देता था। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बने हुए रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। जैसे कार्बन कैसा बॉन्ड है, सहसंयोजक बनाता है ना, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो दे नहीं सकता, 1 2 3 रहेगा, दे देगा। 5 6 7 रहता है तो क्या करेगा, गेन करेगा। हाइड्रोजन अणु को बनना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। इनमें हाइड्रोजन दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, डुप्लेट, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हुआ 1, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, एक और ले लीजिए, इसके पास 2 हो गया, इसके पास 2, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन लिख के ये दोनों को मिला देंगे, सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड इस तरह बना लेंगे, है ना। अगला 20वां सवाल देखिए, कह रहा है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें। बताइए कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है, बहुत ज्यादा क्यों है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली अंगूठी के आकार का व्यवस्थित हो कार्बन पाए जाते। कार्बन के परमाणु एकल, युगल और तिहरे बंधन से जुड़े होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। दूसरी बात कहा जा रहा है कार्बन 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ कुछ संयोजक परमाणुओं के साथ बंधन बनाते। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन अनेक तत्व कार्बन के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। इसे ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थिति तत्व पर निर्भर करते हैं। इस तरह केमिस्ट्री खत्म। अब बायो में आते हैं। बायो में आते हैं हम लोग 21 से 28, 8 क्वेश्चन, 4 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 2 मिलेगा, यानी 8 मार्क्स का, ठीक है। चलो पहला कह रहा है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका। तो आमाशय में स्रावित होने वाले पाचक रस भोजन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी पाचन कर वसा को वसाम्ल तथा ग्लिसरॉल बनाता है। इस तरह आपको लिखना है। अगला सवाल भी आई है, देखिए कह रहा है मछली, केचुआ, मच्छर, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम लिखना है। तो मछली गलफड़ा से, मच्छर ट्रैकिया से, केचुआ त्वचा स्किन से, मनुष्य फेफड़ा से। हम लोग लंग से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ध्यान दीजिए, कह रहा है मनुष्य में रक्त द्विगुणन परिसंचरण क्या है, समझिएगा। कह रहा है परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है, 2 बार गुजरता है, इसलिए इसमें रक्त का अर्थ हृदय से भरना फिर बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। क्लियर। अगला 24वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने का। कह रहा है डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तो वृक्क विफलता वाले व्यक्ति के रुधिर को वृक्क मशीन डायलिसिस मशीन के उपयोग द्वारा नियमित रूप से शुद्ध किया जा सकता। व्यक्ति के रक्त को उससे अपशिष्ट पदार्थ यूरिया पृथक करके शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि डायलिसिस कहलाती है। अगला देखिए 25 नंबर, तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखना है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के, तो इसके निम्न कार्य क्या है जी, इसके निम्न कार्य हैं। देखिए पहला है मस्तिष्क, यह बोलना, सुनना, पहचानना, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मस्तिष्क। दूसरा है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के हर हिस्से से जुड़ा होता है, मतलब इसे शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जानकारियां मिलती है। तीसरा है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में सूचना मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है।
मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से आदेश शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अगला होता है चौथा संवेदी अंग, ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। कौन नंबर जी? 26 नंबर। मनुष्य में होने वाले समान लैंगिक संचारी रोगों का नाम लिखना है। ठीक है, तो गोनोरिया और सिफिलिसिस नाम ध्यान में रखना। वायरस संक्रमण रोग एड्स और हर्पिस। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। 27 नंबर बोला है समजात अंग और समरूपी अंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। समजात अंग समझिए, विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति और तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक के अग्रपाद, पंछी के पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लैपर्स, घोड़े के अग्रपाद, मानव के हाथ आदि उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु वे कार्य परस्पर अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अब है समरूप अंग समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं? समरूप अंग करा विभिन्न जीवों में वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को समरूप। उदाहरण के तितली के पंख, पक्षी के पंख आदि कार्य समान होते हैं परंतु उत्पत्ति अलग अलग होती है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनने का, कहीं जाने का नहीं। 28 नंबर, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक लाइन में बोल दिया, अब उसी को लिखते हैं अच्छे। यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीवों समाप्त कर दे तो पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो जाएगा। प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब किसी एक कड़ी पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरी श्रृंखला जुड़ा जाता है। यदि आहार श्रृंखला के शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरण की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। उनकी बढ़ी हुई संख्या घास और वनस्पति खत्म कर देगी और वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। सहारा रेगिस्तान इसी पारिस्थितिक परिवर्तन का उदाहरण है, समझ रहे हैं, इसलिए ज्यादा। चलिए दीर्घ उत्तरीय सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर 29 और 30 दो सवाल पूछा जाता है, आपको एक का जवाब देना है, 5 मार्क मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या सवाल कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कह रहा है गिल्स द्वारा श्वसन की प्रकार, गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है, सचित्र समझाइए। मछली का गिल्स, ठीक है, मछली देखिए, मछली यहाँ मैंने बना दिया है, यहाँ दिख रहा है मछली, आपको दिखेगा, फिर समझते हैं। चलिए कह रहा है मछली के श्वसन अंग की रचना। मछली के श्वसन विधि, मछली में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिरे को पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। हर गिल एक चाटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक ओर आहार नाल की गर्दनी पैरिक्स खुलता है, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठक कई गिल पट्टिकाएं होती है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे साइड में गिल पट्टिकाएं भी बनाया गया। अगला देखिए थोड़ा सा लंबा, 5 नंबर का तो ज्यादा लिखना। मछलियों में जल की धारा मुख्य आहार नाल से फैरिक्स में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा स्थित भोजन फैरिक्स ग्रासनली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठकों में फिर शरीर से बाहर जाए। इस प्रकार गिल लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे दाल में घुले ऑक्सीजन गिल्स रक्त वाहिनियों से चला जाता है तथा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त जल के बीच विसरण के द्वारा होते रहता है। इस तरह आपको लिखना। अगला सवाल देखिए 30 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, समझना। देखिए कह रहा है जीव मंडल में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सभी जीवधारियों अपने हिस्से की ऊर्जा का केवल भोजन से ही प्राप्त करते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त होता है। जीव मंडल में केवल पौधे ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के सूर्य की ऊर्जा को सोख कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उससे भोजन अणुओं के बीच संचरित कर देते हैं। प्रकृति में केवल पौधे ही विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते। आगे दिखता रहा सूर्य की कुल ऊर्जा का 1% ही पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इस ऊर्जा को वे भोजन
भोजन के अणुओं के रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। इस ऊर्जा का कुछ भाग पौधे की उपापचय संबंधी क्रिया द्वारा उपयोग होता है। शेष ऊर्जा भोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। उपभोक्ताओं भी कुछ ऊर्जा को खर्च करते हैं। इन परिस्थितियों में ऊर्जा उष्मा आदि का रूपांतरित होकर वायुमंडल में चली जाती है। कुछ ऊर्जा जीवधारियों के शरीर में अथवा उत्सर्जित बाहर निकल जाती है। शेष ऊर्जा जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया के कारण सीधे वातावरण में चली जाती है। इस तरह आपको सवालों का जवाब देना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। इसी तरह पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, छुआ मार के नहीं खाना है। ठीक है ना, पढ़ाई करना है। जाके इस वीडियो को देखिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहला क्या करना है, 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। ठीक है ना, और एक बात सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, तो नहीं पढ़ा है तो जो सवाल मुझे आते हैं वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।